हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लर्नर्स। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लक्ष्मीकांत के एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो जब आप लक्ष्मीकांत की बुक उठाते हो, सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हो दैट इज़ द इंडेक्स। और आप देखते हो कैसे एक पॉलिटी की बुक सेवरल पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो पहला पार्ट आप पढ़ते हो उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अच्छा, कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि पॉलिटी की बुक में हिस्ट्री क्यों है? कि पहला जो चैप्टर है दैट इज द हिस्ट्री, पर हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं हम? लाइक व्हाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज गिवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन? So I'll explain in context of Lakshmikant's Indian polity. History क्यों given है, right? Like when you start reading polity by M. Lakshmikant, the first thing you encounter isn't the constitution. It is the historical background. But why start with history? हम हिस्ट्री से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? भाई पॉलिटी की किताब है, पॉलिटी की किताब हम जैसे ही ओपन करें हमें पता होना चाहिए कि भाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, ये लिखा होना चाहिए। और भाई किस पार्ट में कितने आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स में क्या, यहाँ से स्टार्ट करो ना। ये हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो हमें? दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है हमारे। तो कहीं ना कहीं जो मेरा मोटिव था कि मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगी, तो ये भी एक्सप्लेन करना इट बिकम्स माई ड्यूटी कि हिस्ट्री पहला चैप्टर ही क्यों गिवन है, राइट। इट इज गिवन टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर टुडे, कि आज हम कहाँ हैं इसको समझने के लिए वी मस्ट नो वेयर वी केम फ्रॉम। आज हम कहाँ हैं इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ से आए हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट अपीयर ओवरनाइट, इट इवॉल्व्ड दो अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल, रिफॉर्म्स एंड इंस्पिरेशंस। कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि ओवरनाइट एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया भाई कि आज है इतनी 26 तारीख, आज से ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये लॉ गिवन है, आज से ये सब लोगों को ये सारे रूल्स मानने पड़ेंगे और हमारी कंट्री इस बुक के अकॉर्डिंग चलेगी। ऐसा तो नहीं हुआ था कि रातों रात सब कुछ हो गया, नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने एक काफ़ी लंबा स्ट्रगल किया है, ठीक है। हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, जो हमारे पहले से रूल्स चल रहे थे उनमें हमने रिफॉर्म किया कि हम इनको क्या और बेहतर कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमने ये कैसे जाना जब कहीं ना कहीं हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े होंगे या जो और ब्रिटिश के जो रूल्स थे हमने उनको समझा होगा कि नहीं भैया ये रूल तो बढ़िया है ब्रिटिश का, ठीक। यहाँ हम में कमी थी तो हम वहाँ से इंस्पायर हुए कि वो बढ़िया रूल है भाई, इसको उठा लो, ठीक। और जो हमारी कमियां थी हमने उनमें रिफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने एक बहुत लंबा स्ट्रगल किया है, अपने आप को रिफॉर्म किया और इंस्पायर भी हुए, राइट। सबसे पहली चीज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों पढ़ना चाहिए? द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन। तो इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इंडिया का जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, ये जो सदियों से जो डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसका रिजल्ट है। अब एंशियंट टाइम के लोग कैसे थे या क्या रूल्स थे तब, फिर मिडिएवल रूल्स क्या थे, फिर कॉलोनियल रूल्स क्या थे, हर एक फेज ने इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर किया है। तो दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे ब्रिटिश रूल ने इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया था या उनके लॉज क्या थे या उन्होंने कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस की थी, कैसे कंट्री रन की थी उस टाइम पे, उनका तरीका क्या था, ठीक है। तो ऑल दीज प्रैक्टिसेस, रूल्स, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटी, राइट। एंड द सेकंड इज रोल ऑफ ब्रिटिश एक्ट। ब्रिटिश एक्ट का रोल क्या था? वो कि ब्रिटिश ने क्या किया था, सेवरल इंपॉर्टेंट एक्ट पास किए थे
जिन्होंने इंडिया के गवर्नेंस को शेप किया था, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, जो कि आप जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको, अभी तो पढ़ा रही हूँ कि वो गिवन ही क्यों है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है पॉलिटी की किताब में, उसमें आप पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था। क्या था? इट वॉज द फर्स्ट स्टेप इन सेंट्रलाइजिंग ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया, कि ये पहला वो कदम था जिससे ब्रिटिश कंट्रोल कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो गया था इंडिया में। फिर चार्टर एक्ट आई 1813, 1833, 1853, हर 20 साल बाद ही चार्टर एक्ट आ रहा है। इसने क्या किया था? इट एक्सटेंडेड द लेजिस्लेटिव पावर एंड ओपन सिविल सर्विसेज। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहे हैं 58, 1919, 1935 एंड दैट इंट्रोड्यूस्ड फीचर्स लाइक फेडरलिज्म, उन्होंने किया था, बाई कैमरलिज्म सॉरी एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इस ये कुछ फीचर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो दीज एक्ट्स बिकेम द स्टेपिंग स्टोन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द थर्ड पार्ट इज वाई अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या पुराना कॉन्स्टिट्यूशन इतना खराब था, या क्या उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था? कुछ तो अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ लॉस हमेशा, भाई हर एक कहते हैं हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो उसमें भी होंगी, एक हो दो हो, भले ही एक दो ही हो, ठीक है। तो दो ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, दे वर कॉलोनियल एंड सर्व्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट। अब अगर एक मैं हूँ और कहीं एक मैं कोई इंस्टीट्यूशन चला रही हूँ, या मान लो मैं एक देश चला रही हूँ, तो मैं जो रूल बनाऊंगी वो कहीं ना कहीं मेरे फेवर का होगा, है ना, वो मेरी इंटरेस्ट सर्व कर रहा होगा, क्योंकि वो मेरी थिंकिंग पे बेस्ड है। ठीक है, ऐसा ही ये ब्रिटिश के साथ भी हुआ। ब्रिटिश ने जो एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, दे वर कॉलोनियल एंड दे सर्व्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की ज़रूरत क्या थी? कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज डेमोक्रेटिक। इंडिया को एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी जो कि डेमोक्रेटिक हो, सेक्युलर हो, एंड दैट कैन रिफ्लेक्ट इंडियन वैल्यूज, जो इंडिया की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर सके, और सारी कम्युनिटीज को, जो सारे रीजन्स हैं, उनको एक साथ लेके चले। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हेंस अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशंस, तो इन लिमिटेशंस को समझने के बाद में हमने सोचा कि नहीं, हमें एक नए संविधान की ज़रूरत है, राइट। एंड द फोर्थ इज योर सोर्स ऑफ की फीचर्स, यानी कि मैनी फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव हिस्टोरिकल रूट। जो कुछ फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जड़ें कहाँ से? हिस्ट्री से हैं। लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भाई। रूल ऑफ लॉ हमने, इट्स अ ब्रिटिश लेगेसी। एंड फेडरल सिस्टम इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको 1935 पढ़ा रहे हो तो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि उसमें था क्या, हम क्यों इंस्पायर हुए, हमने वहाँ से फीचर्स क्यों उठाए, इसके लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अब आप मतलब समझ रहे हैं हमने हिस्ट्री क्यों पढ़ी पॉलिटी पढ़ने से पहले, ठीक है। तो बाय स्टडिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड अडॉप्टिंग दीज फीचर्स। हमने ये फीचर्स क्यों अडॉप्ट किए, एंड मॉडिफाइंग देम फॉर इंडियन नीड्स, फिर हमने उनको कैसे मॉडिफाई किया इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट। फिफ्थ इज योर हेल्प इन लॉजिकल लर्निंग, और ये कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल लर्निंग में भी हेल्प करता है कि फ्रॉम ए स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव स्टडिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट क्रिएट्स अ लॉजिक फ्लो। अगर एक स्टूडेंट है और वो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ ले रहा है कि भाई ये चीज़ आई है तो ये क्यों आई है, कैसे आई है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो लॉजिक फ्लो क्रिएट कर दे रहा है कि यू लर्न व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर, कि पहले क्या एग्जिस्ट कर रहा था हमने ये पढ़ लिया। दूसरा, यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन दो सिस्टम, कि उस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी कि हमें एक नया सिस्टम क्रिएट करना पड़ा, राइट। एंड यू सी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व्ड दोज प्रॉब्लम, और जो वो प्रॉब्लम थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे सॉल्व किया था, ठीक है। तो दिस अप्रोच makes your understanding stronger and more meaningful, right? So what is the conclusion is this, कि अगर जब नेक्स्ट टाइम आप जब भी लक्ष्मीकांत उठाएंगे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कभी भी स्किप नहीं करेंगे,
right? It is not just a history lesson, it's a foundation of our constitutional journey. To understanding this helps you appreciate the constitution not just as a document. हम इसको एज अ डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ रहे हैं बट एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिया स्ट्रगल, राइट? तो आई होप आपको ये पूरा जो मेरा सेशन है ये समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं और भी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें क्या क्या था वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.